हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसेक्ट्स ऑफ मेडिकल इम्पोर्टेंस। फर्स्ट जो हमारा इंसेक्ट है इसमें हम क्या करने वाले हैं, पेडिकुलस ह्यूमेनस पोरपोरिस। तो ये हमारा फर्स्ट इंसेक्ट है, देखते हैं इसके बारे में। कॉमनली नोन एज बॉडी लाउस। कॉमनली इसका नेम जो है वो क्या है, बॉडी लाउस। इट इज ब्लड सकिंग। कैसा है ये, ब्लड सकिंग है, मतलब ब्लड सक करेगा हमारी बॉडी से। एक्टोपैरासाइट है, बॉडी के हमारे बाहर रहता है और ब्लड सकिंग का इसका काम है। इज कॉस्मोपॉलिटन, हर जगह मिल जाएगा। कहाँ मिलता है नॉर्मली, हेयर्स ऑफ आर्मपिट्स, क्लोथ्स एंड गारमेंट्स, हमारे कपड़ों में, बालों में ये मिल जाएगा जिसको होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर किसी को ये मिलेगा, जिसको भी जिसकी बॉडी में भी एक्टोपैरासाइट होगा उसी की बॉडी पे तो मिलेगा ना। द एजल्ट्स आर विंगलेस, मतलब इनमें कोई भी विंग्स नहीं है। फ्लैटेंड है ये, ग्रेइश कलर के होते हैं, ग्रेइश वाइट इंसेक्ट है। कंपेरेटिवली लार्जर होते हैं हेड लाउस के कंपैरिजन में। पेडिकुलस ह्यूमेनस कैपिटिस, नाम क्या है हेड लाउस का, पेडिकुलस ह्यूमेनस कैपिटिस। दे सक द ब्लड, कोज एनुएंस, क्या क्या करते हैं, इचिंग, खुजली होती है, इरिटेशन होती है और कुछ डिजीज को भी ट्रांसमिट करते हैं। नेक्स्ट इज एपिडेमिक टाइफस। जो ये डिजीज है कौन कोज करता है इसको, रिकेट्सिया प्रोविंस। ये हमने पहले भी किया था, मैंने पहले जो वीडियो डाली है रिकेट्सिया पे उसमें भी इसका नाम आया था। तो ये जो डिजीज है पीपीएलओ रिकेट्सिया प्रोविंस की, इसको कोज करेगा। और ये कहाँ जाके मल्टीप्लाई होता है, जो लाइस है उसके गट में ये रिकेट्सिया प्रोविंस की जाके मल्टीप्लाई करेगा। कैसे, हमारी बॉडी में अगर बैक्टीरिया होगा रिकेट्सिया, तो जब कोई भी इंसेक्ट या फिर लाइस हमें बाइट करेगी, हमारा ब्लड सक करेगी, तो वो बैक्टीरिया उसकी बॉडी में भी जाएगा। अगर कोई ह्यूमन बीइंग है और अगर उसके हाथ पे या उसके हेड में कोई भी इंसेक्ट बाइट करेगा, तो उसकी जो बॉडी में ब्लड है वो उसकी बॉडी में भी जाएगा। अब जो ह्यूमन बीइंग का ब्लड है वो जब इंसेक्ट के बॉडी में जाएगा, तो इंसेक्ट की बॉडी में उसका रिएक्शन होगा, और जब उसका फीसेस निकलेगा, उसकी जो वेस्ट मटेरियल रिलीज होगा, उसमें उसके क्या रिलीज होंगे, स्पोर्स। ठीक है, तो इंसेक्ट की गट में वो मल्टीप्लाई करता है अपने आप को, अपना नंबर इंक्रीज करता है। और जब ये स्पोर्स इसके फीसेस में निकलते हैं तो इसकी वाइबिलिटी टाइम पीरियड कितना है, 4 मंथ। दे गेट इनटू द ह्यूमन सिस्टम थ्रू कॉन्टेक्ट विद ब्लड। ह्यूमन की बॉडी में कैसे आते हैं कॉन्टेक्ट में, ये जो रिकेट्सिया प्रोविंस की है, कैसे आएगा ये, विद ब्लड थ्रू वाउंड्स, कंजक्टिव और इनहेलेशन इनटू द लंग्स। जब हम सांस लेते हैं किसी ऐसे इंसान के कांटेक्ट में अगर है, या फिर वाउंड्स पे हमारे ऐसा बैक्टीरिया है वो बॉडी में एंट्री कर जाए, अगर हम या फिर ब्लड के कांटेक्ट से भी आ सकता है। ठीक है, तो कई सारे इसके वे हो सकते हैं। बॉडी में अगर ये बैक्टीरिया इंसर्ट हो जाएगा, हमारी बॉडी में अगर एंट्री कर जाता है, तो धीरे धीरे हमारी बॉडी में फैलना शुरू होगा और ये डिजीज जो है वो हो सकती है। द डिजीज स्प्रेड इन एपिडेमिक फॉर्म एंड कैपेबल ऑफ कॉजिंग 100% फर्टिलिटी, मीन्स बिल्कुल भी जो ठीक नहीं होती है, क्योरेबल नहीं होती है, तो 100% फर्टिलिटी भी कोज कर सकती है। रिजर्वायर होस्ट आर शीप एंड गोट। इसके जो रिजर्वायर होस्ट है वो शीप और गोट रहेंगे। परमानेंट होस्ट जब तक हमें नहीं मिलता है तो कुछ कुछ केसेस में रिजर्वायर होस्ट का यूज होता है, जैसे कि इसमें दिया गया है शीप और गोट। नेक्स्ट है ट्रेंच फीवर। ट्रेंच फीवर क्या है, रिकेट्सिया क्विंटाना, ये इसका पॉजिटिव एजेंट है। डिजीज वॉज कॉमन अमंग सोल्जर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। ये जो डिजीज है कॉमन है, कब कब, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। कॉमन थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, क्योंकि सोल्जर जो है वो काफ़ी टाइम उन्होंने किसी एक एरिया में ट्रैवल सॉरी किसी एक एरिया में वो फंस गए थे, जब ट्रैप्ड इन ट्रेंचेस एंड लाइस ट्रांसमिटेड द डिजीज इन एपिडेमिक फॉर्म। तो वहाँ पे जो ये लाइस था ये काफ़ी ट्रांसमिट हुआ लोगों में, मतलब फैल गया एक तरीके से, और उसकी वजह से एक एपिडेमिक वहाँ पे डिजीज हो गई जिसका नाम क्या था, ट्रेंच फीवर।
द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज सिमिलर टू द एपिडेमिक टाइफस, सेम है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब कैसे फैलता है ये। जब जो सोल्जर थे वो किसी एक टनल में कुछ ऐसे एरिया में फंस गए जहाँ पे जो लाइस थी वो ज़्यादा स्प्रेड हो गया एक इंसान से दूसरे में, और उसकी वजह से ये ट्रेंच फीवर हुआ था कब, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। नेक्स्ट रिलैप्सिंग फीवर, दिस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय स्पाइरोकिट बोरेलिया रिकरेंटिस विच ब्रीड इन द हीमोलिम्फ ऑफ द लाउज। ये जो इंसेक्ट है इसके हीमोलिम्फ में ये क्या करता है, ब्रीडिंग करता है, अपना नंबर इंक्रीज करता है। कौन? बोरेलिया रिकरेंटिस, ठीक है, रिकरेंटीज। व्हेन द लाउज इज क्रश्ड और डाई, जब ये मर जाएगा, जब इसकी डेथ हो जाएगी किसी भी पैरासाइट की वजह से, इट गेट्स इनटू द ह्यूमन ब्लड थ्रू वाउंड और स्क्रैचेस। तो वो कहाँ जाएगा? ह्यूमन ब्लड थ्रू वाउंड और स्क्रैचेस। अगर वो ह्यूमन की बॉडी में एंट्री कर जाएगा किसी भी वाउंड या स्क्रैचेस की हेल्प से, तो डिजीज स्प्रेड करेगा। ग्रेट एपिडेमिक फॉर्म ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2, और ये भी वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के टाइम पे फैला था रिलैप्सिंग फीवर। तो आपको याद रखना, अगर क्वेश्चन आपका वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड आता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, 1 के टाइम पे कौन सा ऐसा फीवर था जो ज़्यादा स्प्रेड हुआ था, तो ट्रेंच फीवर और रिलैप्सिंग फीवर है। नेक्स्ट है लोकल अर्टिकेरिया एंड इचिंग, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेगाबॉन्ड डिजीज। वेगाबॉन्ड डिजीज, अगर ये वेगाबॉन्ड डिजीज नाम से आता है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, वेगाबॉन्ड डिजीज, लोकल अर्टिकेरिया एंड इचिंग। इचिंग, रैशेज, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। इचिंग, खुजली होना, बॉडी पे रैशेज हो जाना, स्किन का कलर निकल जाना, तो ये सब इससे हो सकते हैं एलर्जिक रिएक्शन की वजह से, ड्यू टू द बाइट ऑफ द ब्लड सकिंग बाय लाइस। जो खून चूसने वाला ब्लड सकिंग लाइस है उसकी वजह से ये डिजीज हो सकती है। ठीक है, नाम क्या है? वेगाबॉन्ड डिजीज। नेक्स्ट है कंट्रोल क्या क्या है इसके। क्लीनलीनेस, साफ सफाई हमें रखनी है, और अगर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे केसेस होते हैं, सिवियरिटी ऑफ इन्फेस्टेशन, क्लीनिंग शेविंग ऑफ हेड ब्रिंग रिलीफ। जब बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है तो हम क्या करते हैं, कई बार क्लीन शेव करा लेते हैं हेड से। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कैरोसिन यूज़ करते हैं, कैरोसिन को ऑलिव ऑयल के साथ मिक्स करके इक्वल रेशो में अपने सिर में लगा लेते हैं, जिससे जितने भी लाइस हैं वो मर जाएंगे। ठीक है, सिर में खुजली नहीं होगी और इरिटेशन नहीं होगी, तो ये भी एक तरीका है करने का। लिनलिन ऑइंटमेंट, मैलेथोइन, लाइसिल, मेडिकर शैम्पू ऑल्सो कंटेन मैलेथोइन और एनी इंसेक्टिसाइड मिक्सड विद ऑयल किल्स और लाइस ऑन हेड। ये एक तरीके से जो जुएं मिटाने का होता है तरीका, मेडिकर शैम्पू वगैरह ये सब इसमें दिया गया है, ये सब यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन हैज़ टू बी रिपीटेड एवरी वीक टू किल निम्फ, जो उससे उसके निम्फ निकलते हैं ना, तो उनको भी बार बार किल करना है, क्योंकि पेरेंट्स अगर उनकी जो है लाइज, उनकी अगर डेथ हो जाएगी तो उनके जो निम्फ होंगे, जो उनकी आने वाली जनरेशन होगी, उनको भी तो साथ साथ साफ करना है, उनको भी तो साफ मतलब सिर से अपने हटाना है, हेड से। तो हमें क्या करना है, एवरी वीक निम्फ्स को भी हटाना पड़ेगा। बॉडी लाइस कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्टीमिंग, हम स्टीमिंग ले सकते हैं। और क्लोथ्स, जो हमारे कपड़े हैं उनको अच्छे से बॉइलिंग, ताकि साफ हो जाए कपड़े अच्छे से हमारे। कई बार कपड़ों में स्मेल हो जाते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है कि अगर एक ही टावल आप यूज़ कर रहे हो, एक इंसान का टावल यूज़ कर रहे हो, उसी के कपड़े यूज़ कर रहे हो, तो भी डिजीज स्प्रेड हो सकती है। बेडिंग, रिंजिंग क्लोथ इन वीक इंसेक्टिसाइड सॉल्यूशन, किसी भी इंसेक्टिसाइड सॉल्यूशन से हम अपने कपड़े को वॉश करें तो उससे भी थोड़ा कंट्रोल इसका हो सकता है। नेक्स्ट है मॉस्किटो, एनोफिलस एडीज क्यूलिक्स। मॉस्किटो एनोफिलस आपने सुना होगा, मलेरिया में हमने किया है अभी, जो हमारी लास्ट वीडियो थी। तो एनोफिलस, फीमेल एनोफिलस के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो मलेरिया कोज करता है, एडीज और क्यूलिक्स के बारे में भी, जो कि डेंगू कोज करते हैं। तो ये कुछ मॉस्किटोज हैं, इनकी स्पीशीज़ हैं। मॉस्किटो एक स्पेनिश वर्ड से आया है जिसका नाम है स्मॉल फ्लाई, मतलब एक छोटा सा जंतु जो उड़ने वाला है। इज अ टाइप ऑफ इंसेक्ट जो बिलोंग करता है एक फैमिली से। फैमिली का नाम क्या है? क्यूलिसिडाई। ये तीनों ही एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, नाम क्या है? क्यूलिसिडाई। देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ मॉस्किटो, हजारों स्पीशीज है मच्छर की, मॉस्किटो की। बट ए डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक इज दैट द फीमेल पोजेस अ ट्यूब लाइक माउथ पार्ट। लेकिन फीचर क्या है एक अलग से, कि जो फीमेल है उसके पास अलग से एक पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोबोस्किस। ठीक है, आपने जनरली देखा होगा किस तरीके से मॉस्किटो के पास है, इस तरीके से एक लंबा सा एंटीना टाइप कुछ होता है।
ठीक है, जो वो बाइट करता है हमें तो वो ऐसे इंजेक्शन की तरह लगाता है स्किन में, तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, प्रोबोस्किस, जो कि हमारी स्किन में होल बनाते हुए, छेद करते हुए जाएगा और ड्रॉ ब्लड, वहां से ब्लड को सक कर लेगा। फीमेल मॉस्किटो रिक्वायर द न्यूट्रिएंट मेनली वाइटामिन, फीमेल को वाइटामिन चाहिए, हमारी बॉडी का, हमारे ब्लड का वाइटामिन चाहिए क्या करने के लिए, एग्स प्रोड्यूस करने के लिए, तो ज़्यादातर फीमेल ही वाइट करती है। मॉस्किटो फीड प्राइमरली ऑन द वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट्स को के ऊपर ज़्यादा फीडिंग करती है मॉस्किटो, ठीक है, जिनमें बैकबोन्स होती हैं, वर्टिब्रेट्स जिनका जो एंडोस्केलेटन जिनकी बॉडी में है, या जिसमें हम कह सकते हैं वर्टिब्रेट्स, ह्यूमन बींग्स, मैमल्स, हम सब वर्टिब्रेट्स हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस आ गया इसमें, मैमल्स हो गए, एज वेल एज बर्ड्स, रेप्टाइल, ये सब क्या है, वर्टिब्रेट्स है। मोस्ट स्पीशीज हैव अ प्रेफरेंस फॉर इधर ह्यूमन और सर्टेन एनिमल्स एज द सोर्स ऑफ देयर फूड मील, कुछ ऐसी स्पीशीज भी होती है जिनको प्रेफरेंस, जिनके लिए प्रेफरेंस ज़्यादा मैटर करती है कि हम तो ह्यूमन का ही ब्लड लेंगे, हम तो किसी एक पर्टिकुलर एनिमल का ही ब्लड सक करेंगे, तो क्योंकि उनको वो चाहिए उनके ब्लड मील के लिए, उनके जैसे हमारा फेवरेट फूड होता है ना, हमें तो यही चाहिए, ऐसे सेम कुछ स्पीशीज ऐसी है उनका भी सेम इसी तरीके से होता है कि हमें इसी का ही ब्लड लेना है। तो दे आर अट्रैक्टेड बाय बॉडी ओडर्स, ये खुशबू को, जैसे किसी कहीं से अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हीट एमिटेड बाय पर्सन और एनिमल, जो हमारी बॉडी से हीट निकलती है उसकी तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं। मॉस्किटोज प्रेफर बाइटिंग एट सर्टेन आवर्स सच एज डस्क और डाउन, मतलब शाम के टाइम पे, जो इवनिंग टाइम होता है, थोड़ा सा धुंधला सा एरिया, जो अंधेरा का टाइम होता है बिल्कुल नाइट टाइम में, उस टाइम पे इनका बाइटिंग का टाइम होता है मॉस्किटोज का। Different species also vary in their preferred places to feed or rest, कुछ कुछ species ऐसी हैं also vary in their preferred places to feed, मतलब उनको ये भी एक तो खाने का हो गया, लेकिन खाना किस जगह पे खाना है, मतलब किसको किस जगह पे ब्लड सक करना है, तो उनके प्रेफरेंस उनको प्लेस पे भी चाहिए कि किस जगह पे मुझे जाके ह्यूमन बीइंग को बाइट करना है, और कहाँ उनको रेस्ट करना है, रेस्ट कहाँ करना है, फीडिंग कहाँ करनी है, तो कुछ कुछ स्पीशीज इस चीज़ में भी प्रेफरेंस मैटर करता है कुछ कुछ स्पीशीज के लिए। सम प्रेफर नेचुरल वेजिटेटिव हैबिटेट, कुछ किसको प्रेफर करती हैं, वेजिटेटिव हैबिटेट्स को, मतलब जो वनस्पतियाँ होती हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनको ज़्यादा प्रेफर करती है, और कुछ अर्बन इन्वायरमेंट में ज़्यादा रहना पसंद करती हैं, जो मॉस्किटोज हैं। ट्रैश और रिसेप्टेबल इन यार्ड्स, जैसे अर्बन एरियाज में जो खुला एरिया होता है वहाँ पे, शहरी एरिया में, और कुछ वेजिटेटिव जो जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, कुछ वहाँ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, तो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग की, और या उनके स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग कि कौन सा मॉस्किटो कहाँ ज़्यादा मिलता है। वाइल ऑब्टेनिंग अ ब्लड मील फ्रॉम अ होस्ट, जब कोई भी मॉस्किटो एक मील लेता है, मतलब ब्लड सक कर लेता है किसी भी होस्ट का, फाइनली द फीमेल मॉस्किटो इंजेक्ट सम ऑफ इट्स ओन सलाइवा इनटू द स्किन, जब कोई मच्छर हमें काटता है, बाइट करता है, तो वो हमारा ब्लड तो लेता ही लेता है, लेकिन साथ में अपनी माउथ का कुछ सलाइवा हमारी बॉडी में भी छोड़ता है। तो जो सलाइवा है उसके उसमें क्या होता है, एंटी कोएगुलेंट्स होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेशन सब्सटेंस होते हैं, जो कि प्रिवेंट करता है किसको, प्रिवेंट करता है होस्ट को, होस्ट ब्लड फ्रॉम क्लोटिंग, prevents the host blood from clotting so that proboscis does not become trapped in the host, मतलब वो अपने लिए एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम करता है कि जब उसका जो प्रोबोस्किस हमारी बॉडी में एंट्री करे, तो जो जैसे ये फॉर एग्जांपल स्किन है हमारी, ठीक है, और जब मॉस्किटो बाइट करेगा ऐसे, तो इसका जो ये प्रोबोस्किस है, जब ये हमारी स्किन में एंट्री कर रहा है, तो यहाँ जो हमारा ब्लड जा रहा है, ये इतने इतने एरिया में क्लोटिंग ना हो, क्लोटिंग को रोकता है, ताकि अगर क्लोटिंग हो गई तो इसका जो ये प्रोबोस्किस है ये फंस जाएगा स्किन में ही, इसलिए अपने प्रोटेक्शन के लिए कि उसका जो ये पार्ट है ये इसमें कहीं पे फंस ना जाए, तो उसको ये प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है, ब्लड को
क्लोटिंग होने से ये रोकता है, तो इसलिए एंटी कोएगुलेंट ये रिलीज करता है। सलाइवा में इसके क्या होता है, एंटी कोएगुलेंट, कि कहीं वो खुद ही ना प्रॉब्लम में आ जाए। अपॉन डिटेक्टिंग अ फॉरेन सब्सटेंस द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट रिलीज हिस्टामाइन। अब हमें पता है हमारी बॉडी में जब बाहर से कुछ भी आता है, फॉरेन पार्टिकल आता है, तो हमारी जो स्किन है अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट कर देती है, हमारी बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगी तो हिस्टामाइन रिलीज करेगी, साइटोकाइंस रिलीज करेगी, कुछ सब्सटेंस दैट कोज इचिंग, जिससे खुजली होगी हमें, एंड व्हील्स एसोसिएटेड विद मॉस्किटो बाइट्स, तो हमें खुजली होती है और कुछ वहाँ पे रैशेज सा भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि मॉस्किटो जब बाइट करेगा, ब्लड लेगा, सलाइवा रिलीज करेगा, सलाइवा में एंटीकोएगुलेंट होगा ताकि ये वाला जो ब्लड है जिस पार्ट में वो हमें हमारा जो ब्लड है उसको लेगा, उस पार्ट में कोई भी कोएगुलेशन ना हो, तो वो एंटीकोएगुलेंट केमिकल को रिलीज करता है। ठीक है, ऑल्दो द इचिंग कैन बी वेरी इरिटेटिंग, खुजली से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं हम लोग। द मच मोर सीरियस रिस्क फ्रॉम मॉस्किटो इज देयर एबिलिटी टू सर्व एज वेक्टर। क्या है प्रॉब्लम, ये मॉस्किटो एक वेक्टर का काम करते हैं, मतलब किसी भी डिजीज कॉजिंग एजेंट को पकड़ के हमारी बॉडी में ला के छोड़ देते हैं, तो ये एक वेक्टर का काम करते हैं, कैरियर का काम करते हैं और नंबर ऑफ डिजीज को स्प्रेड करने का काम करते हैं मॉस्किटो। जैसे कि जीका वायरस, किसी भी जीका वायरस मतलब कोई भी ऐसा बैक्टीरिया वायरस वो पकड़ के लेके आके हमारी बॉडी में रिलीज कर देंगे। एग्जाम्पल क्या है, जीका वायरस, डेंगू, वेस्ट नील, येलो फीवर, मलेरिया, अमंग मैनी अदर्स। तो कई सारी ऐसी डिजीज हैं जिनको ये फैलाते हैं, उनको पकड़ के हमारी बॉडी में लाके रिलीज कर देते हैं, तो ये कैरियर का काम भी करते हैं। डिजीज कोजिंग वायरस एंड पैरासाइट आर कैरिड बाय स्पेसिफिक स्पीशीज ऑफ मॉस्किटो। अब ये जो डिजीज कोजिंग वायरस है, डिजीज कोजिंग वायरस जिनसे हम बीमार हो जाते हैं, एंड पैरासाइट, इनको कौन कैरी करके लेके आता है, कुछ स्पेसिफिक मॉस्किटो होते हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट मॉस्किटो बोर्न डिजीज, कौन कौन सी है जो मच्छर से बीमारी होती है, हमें डिजीज होती है, इज ट्रांसमिटेड बाय 3 जेनेरा ऑफ मॉस्किटो। एक तो एडीज हो गया, क्यूलिक्स हो गया और एनोफिलस हो गया। एनोफिलस का तो पता है मलेरिया है। ठीक है, मेल्स ऑफ ऑल स्पीशीज हैव रूडिमेंट्री मैक्सिला एंड मैंडिबल। मेल ऑफ ऑल स्पीशीज, जितनी भी स्पीशीज हैं मेल की, उनके पास क्या है, मैक्सिला और मैंडिबल होते हैं, सो दैट दे कैन नॉट सक ब्लड, तो वो ब्लड सक नहीं कर सकते, मतलब जो फीमेल मॉस्किटो है वही हमारा ब्लड सक करेगी, कोई भी मेल मॉस्किटो हमारा ब्लड सक नहीं कर सकता, बट कैन सक फ्लूइड एंड नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। तो मेल तो सिर्फ क्या करते हैं, नेक्टर इकट्ठा करते हैं फ्लावर से, बट फीमेल क्या करती है, ब्लड सक करती है। ठीक है, दे ऑल्सो पोजेस वेरी बुशी वर्ल्ड प्लीम्यूज एंटीना, उसके जो एंटीनाज है वो भी ज़्यादा अच्छे नहीं होते, बुशी वर्ल्ड प्लीम्यूज टाइप, बुशी टाइप होते हैं, एंड टिप ऑफ एब्डोमेन विद कैरेक्टरिस्टिक मेल जेनिटेलिया। टिप ऑफ एब्डोमेन, जो उसका पेट वाला जो पार्ट है, स्टमक वाला एब्डोमेन वाला जो पार्ट है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेल जेनिटेलिया की, जिससे पता चलता है कि वो मेल है। ऑन द अदर हैंड फीमेल हैव शॉर्ट हेयर ऑन द एंटीना, लेकिन जो फीमेल है उसके जो एंटीना होते हैं उस पर ऐसे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे हेयर्स होते हैं फीमेल के एंटीना पे। एंड निडल लाइक मैक्सिला, निडल लाइक मैक्सिला होगी। मैंडिबल फॉर पिर्सिंग द स्किन, मैंडिबल उसकी स्किन को, स्किन में ऐसे पूरा होल बनाने के लिए निडल की तरह होगी, ब्लड सक करने के लिए। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन बिलो अकॉर्डिंग टू देयर स्पीशीज। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं एडल्ट मॉस्किटो की, ये देखिए आप देख सकते हैं, क्यूलिक्स, एनोफिलस, एडिस, तीनों किस तरीके से है। तो ये जो इनका प्रोबोस्किस इस टाइप से, ये प्रोबोस्किस जो हमारी स्किन में एंट्री करके ब्लड सक करते हैं उसको ही हम कहते हैं प्रोबोस्किस। क्यूलिक्स क्या करता है, इट इज डल व्हाइटिश मॉस्किटो, व्हाइट कलर का मॉस्किटो हैविंग अनस्पॉटेड विंग्स एंड मेक हमिंग साउंड व्हेन फ्लाइंग, जब ये उड़ता है तो ऐसे करके साउंड रिलीज करता है। ठीक है, अनस्पॉटेड विंग्स होते हैं, कोई स्पॉट नहीं होता इसके विंग्स पे। देयर आर ओवरलैपिंग स्केल्स एंड 6 ट्रांसवर्स व्हाइटिश बैंड ऑन द एब्डोमेन,
देख लेते हैं क्यूलिक्स की वाइटिश थोड़ी सी अपीयरेंस और इस तरीके से इसकी ये बैंड प्रेजेंट होते हैं, शायद आपको विजिबल भी होगा। तो वाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं। ग्रीन कलर आपको ये विजिबल नहीं हो रहा होगा ड्यू टू बैकग्राउंड, यहाँ पे ग्रीन कलर है आई कैन सी, बट बैकग्राउंड की वजह से आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा। देर आर ओवरलैपिंग स्केल, 6 ट्रांसवर्स वाइटिश बैंड होते हैं। थोरेक्स हैज नो मार्किंग ऑन द डोर्सल साइड, उसके डोर्सल साइड कोई मार्किंग नहीं है। डोर्सल मतलब ऊपर वाला जो सरफेस है। वाइल रेस्टिंग इट सिट्स पैरेलल टू द ग्राउंड, लेकिन जब वो बैठता है तो ऐसे बिल्कुल ग्राउंड के पैरेलली उसका स्टमक जो वेंट्रल साइड वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल पैरेलल होता है ग्राउंड के। देर आर 240 स्पीशीज इन इंडिया, आउट ऑफ विच 4 to 5 वेक्टर्स ऑफ डिजीज। क्यूलिक्स की 240 स्पीशीज है, जिसमें से 4 to 5 जो है वेक्टर्स हैं, वेक्टर की तरह काम करते हैं, कैरियर्स की तरह। इट ब्रीड इन सेज पूल, कहाँ ब्रीडिंग करती है, कहाँ फैलाती है अपने आप को? सेज पूल्स में, ड्रेन्स में, डिसयूज्ड वेल्स में एंड स्टेगनेंट वाटर, जो ठहरा हुआ पानी होता है, मीन्स जहाँ पे साफ सफाई नहीं होती वहां पे ये क्या करती है? ब्रीडिंग करती है। पॉल्यूटेड वाटर इज प्रेफर्ड फॉर ब्रीडिंग। पॉल्यूटेड वाटर मतलब जो साफ सुथरा पानी नहीं है, जो रुका हुआ पानी है, ठीक है, वहां पे ये ब्रीडिंग करती है। क्यूलिक्स, अ लार्ज ग्रुप ऑफ मॉस्किटो ऑल्सो नोन एज कॉमन हाउस मॉस्किटो भी इसको कहा जाता है, और आर द प्रिंसिपल वेक्टर दैट स्प्रेड द वायरस दैट कोज वेस्ट नील फीवर, इसके वजह से ये फीवर होता है। लाउज एनसेफेलिटीज एंड जापानीज एनसेफेलिटीज as well as viral disease of birds and horses. Culex mosquito can also transmit the parasitic disease, lymphatic filariasis and the bacterial disease tularemia. ये सारी डिजीजेस कौन फैलाता है? क्यूलिक्स मॉस्किटो, ठीक है। क्यूलिक्स मॉस्किटो पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ट्रॉपिकल एरिया में, टेम्परेट एरिया में जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ एक्सट्रीम नॉर्दर्न लेटीट्यूड। कहाँ पे नहीं मिलेगा? नॉर्दर्न जो लेटीट्यूड है हमारा, वहाँ ये नहीं मिलेगा। जैसे हमारी जो अर्थ है, आपको शायद पता होगा कि ये वाला जो एरिया है टेम्परेट एरिया होता है, उसके बाद ट्रॉपिकल एरिया होगा, और इधर ये पोलर एरिया होता है हमारा, ये वाला ट्रॉपिकल एरिया, और बीच वाला जो एरिया है यहाँ पे टेम्परेट एरिया होता है, ठीक है। तो जो हमारा ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। जो जो नॉर्दर्न लेटीट्यूड है वहाँ पे एक्सेप्शन है, क्यूलिक्स मॉस्किटो कम मिलता है, तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरिया में ज़्यादा मिलता है। दे फीड एट नाइट टाइम ऑन ह्यूमंस एंड एनिमल्स एंड आर फाउंड इनडोर एंड आउटडोर, ठीक है, रात के समय में ह्यूमंस को काटते हैं। नेक्स्ट इज एडीज मॉस्किटो, इसको क्या कहते हैं? जेब्रा मॉस्किटो भी बोलते हैं एडीज मॉस्किटो को। एज इट हैज ब्लैक एंड वाइट बैंड्स ऑन द एब्डोमेन एंड लेग्स, इसके एब्डोमेन पे, स्टमक वाले पार्ट पे, जो जहाँ पे इसका थोरेक्स से नीचे वाला जो पार्ट होता है, चेस्ट से नीचे वाला पार्ट, वो जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? एब्डोमेन, और उसी में से इसके लेग्स भी निकलती है। तो क्या है? इस पे ब्लैक और वाइटिश बैंड मिलेंगे। एडीज मॉस्किटो कैसा है? कैरियर है ये भी वायरल डिजीज का, जैसे जीका, डेंगू और चिकनगुनिया, येलो फीवर, रिफ्ट वैली डिजीज। तो डेंगू का तो सबको नॉर्मली पता है, चिकनगुनिया का भी पता है, जीका और येलो फीवर ये सब भी इसी की वजह से होते हैं, रिफ्ट वैली डिजीज। द एडीज मॉस्किटो कैन बी आइडेंटिफाइड बाय डिस्टिंक्टिव ब्लैक एंड वाइट मार्किंग ऑन देयर बॉडी एंड लेग्स। अगर पहचानना है एडीज मॉस्किटो को तो कैसे पहचानेंगे? इसकी जो बॉडी है उस पर हमें ब्लैक और वाइट मार्किंग देखने को मिलती है। तो ये है, ब्लैक कलर का है, वाइट इस पे मार्किंग है, इस तरीके से ब्लैक वाइट मार्किंग है, तो इसको हम पहचान सकते हैं ऐसे कि एडीज मॉस्किटो ब्लैक कलर में, नॉर्मली वाइट इस पे बैंड होंगे। ये उसकी एक आइडेंटिफिकेशन है। अनलाइक मोस्ट अदर मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो आर एक्टिव एंड बाइट ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम, सिर्फ दिन में ही करता है ये, मतलब दिन में ही बाइट करता है, रात में नहीं करेगा, ये थोड़ा सा दूसरों से अलग है। विद पीक एक्टिविटी ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग, पीक एक्टिविटी मतलब बहुत ज़्यादा कब एक्टिव होता है?
सुबह के टाइम पे, एंड इन द इवनिंग बिफोर डस्क, और इवनिंग होने से पहले, मतलब सूरज ढलने से पहले पहले इसमें एक्टिविटी ज़्यादा होती है बाइटिंग करने की। दो स्पीशीज़ हैं इसकी of Aedes that are important transmitter of virus, Aedes aegypti and Aedes albopictus. Aedes aegypti also known as the yellow fever mosquito. अगर आपसे पूछा जाता है कि येलो फीवर जो है वो किसकी वजह से होता है, ज़्यादा फैलता है, तो एडीज इजिप्टी इज फाउंड इन अर्बन एरिया, शहरों में ज़्यादा मिलता है ये। एक्टिव बोथ इंडोर एंड आउटडोर, मतलब घर के अंदर भी घर के बाहर भी कहीं भी देखने को मिल जाएगा। एंड हैज़ ए प्रेफरेंस फॉर ह्यूमंस, ज़्यादातर ह्यूमंस को ही बाइट करता है। एज द सोर्स ऑफ इन इट्स ब्लड मील, एडीज एल्बोपिक्टस commonly referred to as एशियन टाइगर मॉस्किटो इज मोस्टली एसोसिएटेड विद एरिया ऑफ वेजिटेशन। ये हमें कहाँ मिलता है? वेजिटेटिव एरिया में, जंगलों में, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया में ज़्यादा मिलेगा। और ये आउटडोर बाहर ही मिलता है, घर के अंदर कम मिलता है। फीमेल विल बाइट डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल, ये जानवरों को बाइट करती है, एज वेल एज ह्यूमंस, ह्यूमंस को तो ये भी नहीं छोड़ेगी, ठीक है। बिकॉज द एडीज इजिप्टी मॉस्किटो लिव नियर एंड प्रेफर टू फीड ऑन पीपल, क्योंकि जो ये एडीज इजिप्टी है ये लोगों पे ज़्यादा प्रेफर करती है बाइट करने के लिए, तो ये भी जो एडीज एल्बोपिक्टस है ये भी फीड करेगी ह्यूमंस पे। तो देर आर मोर लाइकली टू स्प्रेड वायरल डिजीज, और भी डिजीज है जो ये फैला सकती है। देन आर द एडीज एल्बोपिक्टस मॉस्किटो, मतलब जो एल्बोपिक्टस मॉस्किटो है उससे ज़्यादा डिजीज कौन फैलाती है? एडीज इजिप्टी। Although the range of the two species of mosquito was originally confined to localized tropical subtropical area में ज़्यादा मिलता है एडीज इजिप्टी अफ्रीका में, एंड एडीज एल्बोपिक्टस कहाँ मिलता है? ये जो इजिप्टी है ये कहाँ है? अफ्रीका में है, और एल्बोपिक्टस साउथ ईस्ट एशिया में। They are both now distributed in tropical and subtropical area worldwide. In the United States, Aedes aegypti is found in the more southern state, while Aedes albopictus can survive colder temperature and is found further to the north. तो ये इसका लोकेशन बताया कि कौन सा आपको कौन सी स्पीशीज किस एरिया में ज़्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है एनोफिलस। एडल्ट आर डल whitish in color, having wings with blackish spot, dark veins. They make no noise while flying, कोई noise नहीं करते जब उड़ते हैं। They may be scattered scale on the abdomen, तो देख लेते हैं एनोफिलस भी कैसा दिखता है। ये है एनोफिलस, ठीक है। एनोफिलस थोड़ा सा येलोइश कलर है इसका, कोई साउंड ये क्रिएट नहीं करेगा जब ये फ्लाइंग करता है, तो वाइटिश, डल वाइटिश कलर है, और बॉडी पे इसके क्या है? स्पॉट है ब्लैकिश, कोई साउंड नहीं करेगा। थोरेक्स विदाउट एनी मार्किंग, कोई मार्किंग इसकी बॉडी पे नहीं है डोर्सल साइड पे। एंड स्क्यूटेलम नॉट लॉब्ड एंड हैज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर ऑन इट्स पोस्टीरियर मार्जिन, मतलब एक जैसे इसकी बॉडी पे हेयर्स प्रेजेंट है। Maxillary pulp in both sexes are equal to proboscis, but in male they are clubbed at the tip. Maxillary pulp मतलब जो इसका एक तरीके से हम कह सकते हैं माउथ वाला जो पार्ट है, दोनों सेक्सेस में, मेल और फीमेल में, प्रोबोस्किस के इक्वली होता है, लेकिन मेल में क्या है? दे आर क्लब्ड एट द टिप, थोड़ा सा चेंज होगा फीमेल के कंपैरिजन में। एडल्ट इन रेस्टिंग पोजीशन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री अगेंस्ट द सरफेस, जब ये रेस्ट करते हैं ज़मीन पे तो ये 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं ऐसे, ठीक है, इस पोजीशन में रेस्ट करते हैं। एनोफिलस मॉस्किटो आर बेस्ट नोन फॉर स्प्रेडिंग मलेरिया, मलेरिया ज़्यादा फैलाता है ये, और भी दूसरे डिजीजेज हैं जिनको ये ट्रांसमिट कर सकता है, दूसरे डिजीजेज को भी। देर एक्टिव बिटवीन सनराइज एंड सनसेट, कब ज़्यादा एक्टिव होता है? जब सूरज निकलता है सनराइज के टाइम पे और सनसेट के टाइम पे। कैन बी फाउंड बोथ इंडोर आउटडोर, ये भी मलेरिया तो कहीं भी हो सकता है, घर के अंदर भी घर के बाहर भी। द फीमेल फीड ऑन बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, दोनों पे ही फीड करती है ये भी, दोनों का ही ब्लड सक कर सकती है। बट सम स्पीशीज हैव प्रेफरेंस, इसको भी प्रेफरेंस चाहिए कुछ कुछ केसेस में, फॉर वन ओवर द अदर स्पीशीज दैट फेवर ह्यूमंस पोज द ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ ट्रांसमिटिंग मलेरिया। मलेरिया सबसे ज़्यादा किसको होता है? ह्यूमंस को।
ठीक है। तो ह्यूमंस में सबसे ज़्यादा मलेरिया होता है, क्योंकि मलेरिया कोज करने के लिए इनकी प्रेफरेंस कौन है? ह्यूमन बीइंग। तो ये जो ग्रुप्स हैं मॉस्किटोज के, ये इरिटेशन कोज करते हैं, बाइटिंग होगी तो इरिटेशन भी होगी, जब हमें काट के जाएगा कोई मॉस्किटो तो थोड़ी खुजली भी होगी, वहाँ पे एलर्जी जैसा भी कुछ फील होगा, और ब्लड भी सक करेंगे वो हमारा। बट द मेन रोल इज इन ट्रांसमिशन ऑफ नंबर ऑफ डिजीज। क्या करते हैं? बहुत सारे डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं। चिकनगुनिया वायरस कोज अ डिजीज दैट while rarely fatal, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, कैन कोज डिबिलिटेटिंग जॉइंट पेन, बहुत ज़्यादा दर्द होता है हमारे जॉइंट्स में, दैट कैन लास्ट फॉर वीक, कई हफ्तों तक बॉडी पेन रहता है, हमारी जो बोन्स है बहुत ज़्यादा पेन रहता है। सिम्टम्स क्या है? फीवर हो जाएगा, रेशेज हो सकते हैं, पेन होगा बहुत ज़्यादा। और वायरस को क्लासीफाई कैसे करते हैं? एज एन अल्फा वायरस। जो चिकनगुनिया है उसको वायरस का नाम क्या है? अल्फा वायरस। जैसे कि डेंगू वायरस है, सेम। द टू वायरस प्रोड्यूसेस मैनी ऑफ द सेम सिम्टम्स है दोनों की, एंड बोथ आर कैरिड बाय एडीज मॉस्किटो। दोनों कौन लेके जाएगा? एडीज मॉस्किटो। ठीक है। डेंगू को भी कौन लेके जाएगा? डेंगू का जो वायरस है उस वायरस को भी एडीज मॉस्किटो लेके जाएगा, मतलब कैरी करके लेके जाएगा वन ह्यूमन टू अनदर ह्यूमन, और अल्फा वायरस को भी लेके जाएगा। प्राइमरली कौन लेके जाएगा? कौन सी स्पीशीज? एडीज इजिप्टी। ठीक है। डेंगू वायरस कोज डेंगू फीवर, डेंगू से डेंगू फीवर होगा, अगर जो डेंगू का वायरस बॉडी में एंट्री कर गया तो डेंगू फीवर हो जाएगा। और डिजीज कैरेक्टराइज बाय हाई फीवर, इसमें बहुत तेज फीवर होता है, सर दर्द होगा, जॉइंट्स में पेन होगा, रैशेज होंगे। अ मोर सीवियर फॉर्म डेंगू हीमोरेजिक फीवर, मतलब हमारा जो ब्लड है, ब्लड में आरबीसी प्लेटलेट्स वो सब का जो प्लेटलेट्स हैं कम हो जाती है। कैन इंक्लूड ब्लीडिंग, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में दिक्कत आना, एंड इज फेटल इन सम केसेस, कुछ कुछ केसेस में डेथ भी हो सकती है। देयर आर 4 टाइप ऑफ डेंगू वायरस, 4 अलग अलग तरह के डेंगू वायरस होते हैं, एंड दे बिलोंग टू अ क्लास ऑफ वायरस नोन एज फ्लेवी वायरस। और इन डेंगू वायरस को किस क्लास में रखा गया है? फ्लेवी वायरस की। द फैमिली दैट ऑल्सो इंक्लूड द वेस्ट नील, येलो फीवर, जीका वायरस, डेंगू ट्रांसमिटेड प्रीडोमेंटली बाई एडीज इजिप्टी। तो ये सब कौन ट्रांसमिट करता है? एडीज इजिप्टी। नाम भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एडीज इजिप्टी। मॉस्किटो इज फाउंड इन मोर देन 100 कंट्रीज, 100 से भी ज़्यादा देशों में ये वाला मॉस्किटो मिलता है, पाया जाता है 100 से भी ज़्यादा देश में एडीज इजिप्टी। येलो फीवर वायरस मोस्ट कॉमनली कोज फीवर, बहुत ज़्यादा होने वाला फीवर, सिर दर्द, मसल्स पेन, नोजिया, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स है लोगों में जो होते हैं, और कुछ में नहीं भी होते, मैनी डू नॉट। दीज सिम्टम्स कैन इनिशियली बी मिस्टेकन फॉर मलेरिया, शुरू में लगता है कि मलेरिया होगा शायद। द वायरस क्लासिफाइड एज ए फ्लेवी वायरस, वायरस को क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो इसको किस में रखा गया? फ्लेवी वायरस में। जनरली ट्रांसमिट होता है ये भी एडीज इजिप्टी से ही। द रीजन दैट दीज मॉस्किटो आर ऑल्सो नोन एज येलो फीवर मॉस्किटो, और इसका रीजन क्या है? क्या कहा जाता है इसको भी? येलो फीवर मॉस्किटो। फिर आता है जीका वायरस, मोस्ट रिसेंट of these mosquito-borne virus to emerge cause no symptoms or only a mild disease that may involve a fever। हल्का सा बुखार आता है, joints pain in most people, कुछ लोगों को पेन भी होता है। who become infected, जिनको इन्फेक्शन होगा, जिनको वायरस, जिनकी बॉडी में ये वायरस आएगा उनको थोड़ा सा सिम्टम्स शो होंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का। ठीक है। इन्वॉल्व फीवर, जॉइंट पेन। However, the disease can cause severe neurological defect, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट इसमें शो होते हैं। डेवलपिंग फिटसेस ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, फीमेल, अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है और उसको ही इसकी बॉडी में ये वायरस चला गया तो हो सकता है कि उसका जो बेबी है उसको ब्रेन से रिलेटेड कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर उसको हो जाए। तो जिसको भी जीका वायरस होगा, अगर प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। जीका वायरस इज क्लासिफाइड, इसको भी फ्लेवी वायरस में ही रखा गया है, और इसको भी ट्रांसमिट कौन करता है? एडीज इजिप्टी ही इसको ट्रांसफर करता है। वेस्ट नील वायरस, ये क्या करता है? कोज डेथ इन ह्यूमंस, ये तो बड़ा डेंजरस है। एंड डिफरेंट बर्ड्स स्पीशीज, ह्यूमंस में भी और बर्ड्स में भी, दोनों में ही नील वायरस होता है। मोस्ट पीपल 80% डू नॉट डेवलप एनी सिम्टम्स,
कुछ कोई सिम्टम्स ही नहीं पता चलेगा नील वायरस से। मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग इंडिविजुअल हु बिकेम इन्फेक्टेड डेवलप वेस्ट नील फीवर, और कुछ को फीवर आना शुरू हो जाएगा, जो 20% बच गए। नोजिया होगा और कुछ पेन होगा। अ स्मॉल परसेंटेज 1 to अबाउट 1 in 150 इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब बहुत कम परसेंटेज। अगर 150 लोगों को इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें से किसी एक कोई सिम्टम्स का पता चलेगा। डेवलप वेस्ट नील एनसेफेलिटीज, अ मोर सीरियस डिजीज दैट प्रोड्यूस हाई फीवर, जिसमें बहुत तेज फीवर होता है। नेक स्टिफनेस, गर्दन में दर्द होना, पेन हो जाना। कॉन्वल्जन्स, मसल्स कमज़ोर हो जाना, हमारी मांसपेशियां, पैरालिसिस की प्रॉब्लम होना, पॉसिबली डेथ भी हो सकती है। वेस्ट नील वायरस बिलोंग्स टू द फ्लेवी वायरस, सेम फ्लेवी वायरस में ही आता है ये भी। और ट्रांसमिट प्रिंसिपली बाय क्यूलिक्स मॉस्किटो, इसको कौन करता है ट्रांसमिट? क्यूलिक्स मॉस्किटो। Birds are reservoir for the virus and mosquito acquire the virus when they feed on infected birds. तो मॉस्किटो कब एक्वायर करता है वायरस को? जब वो बर्ड्स के ऊपर फीडिंग करते हैं। जब वो बर्ड्स को बाइट करते हैं तो उनको क्या मिल जाता है बदले में? वायरस मिल जाएगा, और उसी वायरस को वो किसी भी ह्यूमन को ट्रांसफर कर देते हैं। क्यूलिक्स फीमेल इज द वेक्टर ऑफ फिलेरियल वर्म बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी विच कोज फिलेरिसिस इन ह्यूमन। ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंट स्पीशीज, ये आपने पढ़ा भी होगा, बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी 12th में है आपके एनसीईआरटी में। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनोफिलस मॉस्किटो ट्रांसमिट मलेरिया। जो प्लाज्मोडियम होता है वो क्या करता है? मलेरिया को ट्रांसमिट करता है। पूरी वीडियो मैंने इसकी अपलोड की हुई है, वो देख सकते हैं आप। मॉस्किटो कंट्रोल, मॉस्किटो को कंट्रोल कैसे किया जाए, क्या क्या एफर्ट किए जा सकते हैं? Mosquito control efforts have not been successful because of the ability of the mosquito to develop resistance against insecticide. हम कोई भी इंसेक्टिसाइड यूज कर ले मच्छर को भगाने के लिए, अब मच्छर भी क्या करता है? अपनी एबिलिटी बढ़ा लेता है उससे फाइट करने के लिए। हम जितना ज़्यादा यूजेस करेंगे दवाइयों का, जितना ज़्यादा स्प्रे यूज करते हैं, उतना ज़्यादा मॉस्किटो भी पावरफुल बनता जा रहा है, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। एंड देयर कैपेसिटी टू इनहेबिट द वेराइटी ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन। जितना हम चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं उतना ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ रही है किसकी? मॉस्किटो की। तो द फॉलोइंग मेजर आर जनरली अडॉप्टेड टू रिड्यूस मॉस्किटो पॉपुलेशन। क्या क्या तरीके हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं? पर्सनल प्रिवेंशन मेजर, साफ सफाई का ध्यान रखें थोड़ा सा, मॉस्किटो नेट यूज़ करें। और मलेरिया अगर फैलता है तो वो किससे कैसे फैलता है? बाइटिंग से ही ना, मॉस्किटो आके हमें बाइट करता है। तो अगर हम नेट वगैरह यूज़ करेंगे, मॉस्किटो नेट, तो मे बी थोड़ा प्रिवेंशन हो सकती है हमारी। एप्लीकेशंस ऑफ मॉस्किटो रिपेलेंट, कुछ हम मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ कर सकते हैं, सच एज सिट्रोनेला ऑयल, कुछ ऑयल लगा सकते हैं बॉडी पे जिससे मॉस्किटो हमें बाइट ना करें। इनके अंदर डाईमिथाइल थैलेमेट ये एक केमिकल होता है। ओडोमास यूज़ कर सकते हैं, उसकी जो क्रीम आती है मार्केट में अवेलेबल है, ताकि वो हमें बाइट ना करे, हमारा ब्लड सक ना करे। मॉस्किटो रिपेलिंग फ्यूमिगेंट्स यूज़ कर सकते हैं। टॉर्टोइज मॉस्किटो कॉइल कंटेन पायरिथ्रम in it and good night mats are or all out liquid contains synthetic pyrethroid such as deltamethrin, decamethrin and एलिथ्रीन। दे इफेक्टिवली रिपेल एंड कंफ्यूज मॉस्किटो। तो ये जो हम घर में कॉयल वगैरह लगाते हैं, जो मोर्टीन वगैरह लगाते हैं, जो ऑल आउट वगैरह लगाते हैं, उन सब में क्या क्या चीज़ें होती है? डेल्टामीथ्रिन, डेकामीथ्रिन, एलिथ्रिन, ये सब चीज़ें उसमें है। ये क्या करते हैं? एक तरीके से मॉस्किटो को कंफ्यूज करते हैं, उनको दूर भगाते हैं। ठीक है। एंटी लार्वल मेजर, रिमूवल ऑफ ब्रीडिंग प्लेसेस, जहाँ जहाँ ये फैलते हैं, जो इनका ब्रीडिंग प्लेस है उसी को हटा दे, जहाँ इनका लार्वा पनपता है उसी जगह को अगर हम हटा दें। ब्रोकन पोर्ट्स, जो टूटे हुए पोर्ट्स होते हैं, जो पुराने टायर होते हैं, जो टिन्स होते हैं जिनमें पानी भरा रहता है बारिश के टाइम का, जो ब्रीडिंग प्लेस है इनका, जो कूलर हम हमारे घर में होते हैं उनको साफ़ सफाई अगर करें, टैंक जो होते हैं उनकी अगर साफ़ सफाई टाइम से हो जाए, पीरियोडिकली अगर पीरियोडिकली इनकी साफ़ सफाई हो। उनमें पोटाशियम परमैंगनेट हम यूज़ कर सकते हैं उनके लार्वा को किल करने के लिए। कुछ जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, स्मॉल वाटर बॉडी, ditches and ponds that cannot be filled should be sprayed with
लाइट डीजल, उनमें थोड़ा सा डीजल हम डाल सकते हैं। पेट्रोलियम ऑयल दैट मेक्स ए थिन फिल्म ऑन द वाटर सरफेस, तो उसके जैसे ये फॉर एग्जांपल कोई पॉन्ड है तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी और उससे क्या होगा, क्लोग्स रेस्पिरेटरी शिफोन ऑफ लार्वा। तो जो लार्वा होगा वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, तो उससे क्या होगा, उसकी डेथ हो जाएगी, लार्वा का जो नंबर है वो कम हो जाएगा। यूज ऑफ पेरिस ग्रीन, कॉपर एसिटो आर्सेनाइट ऑल्सो किल्स लार्वल एंड प्यूपल स्टेजेस। ये पेरिस ग्रीन लार्वल स्टेजेस को किल कर सकता है, जो भी मॉस्किटो की लार्वा स्टेजेस है, जो प्यूपा स्टेजेस है उनको किल कर सकता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है, लार्वा एंड प्यूपा इन पॉन्ड हैज बीन अचीव्ड बाय रिलीजिंग लार्वीवोरस फिशेज। कुछ ऐसे फिशेज हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, ये गैम्बूशिया तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो ये जो फिश है ये क्या करते हैं, मॉस्किटो के लार्वा को फीड कर लेती है, उसको खा जाती है, ठीक है। अगर ये उसके लार्वा को खा लेगी तो क्या होगा, मॉस्किटो का जो नंबर इंक्रीज होने वाला था वो नहीं हो पाएगा। एंड नोटो ब्रेंचियस गुंथेरी इंट्रोड्यूस्ड बाय CIBC फ्रॉम अफ्रीका। ये कुछ फिशेज हैं जिनको अगर इंट्रोड्यूस करा दिया जाए पोन्ड वाटर में या फिर जहाँ भी ज़्यादा लार्वा है मॉस्किटो का, तो ये मॉस्किटो के लार्वा को फिनिश कर देगी। These fishes actively feed on the larva and can estivate in mud when ponds dry up. जब सूख जाते हैं पोन्ड तो ये कहाँ चली जाती है, मड में, मिट्टी में अपने आप को छिपा लेती हैं ये फिशेज गर्मी के टाइम पे, समर टाइम पे। नाइट्स ऑफ ड्रैगन फ्लाई एंड डेम सेल फ्लाइज आर ऑल्सो इफेक्टिव प्रीडेटर ऑफ मॉस्किटो लार्वा। ये भी मॉस्किटो के लार्वा को और प्यूपा को फिनिश कर सकती हैं, ठीक है। नाइट्स ड्रैगन फ्लाई जो होती है, डैम्स फ्लाइज, ये भी उनके ऊपर फीडिंग करती हैं। एंटी एडल्ट मेजर क्या क्या ले सकते हैं, हैंगिंग ब्लैक क्लॉथ टू सर्व एज हाइडिंग प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम एंड देन किलिंग द एडल्ट बाय स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं डेली। यूवी इलेक्ट्रो कटिंग ट्रैप शुड बी यूज्ड टू अट्रैक्ट एंड किल एडल्ट। जो मॉस्किटो है उनको यूवी रेडिएशंस की हेल्प से हम किल कर सकते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ टोल ग्रासेस, जो लंबी लंबी ग्रासेस लगी होती है, बुशेस जो झाड़ियाँ होती है, सर्व एज रेस्टिंग प्लेस जो इनके लिए होता है, उसको हम क्लीन कर सकते हैं। और हेंस शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया, अपने आसपास के एरिया से अगर इसको हटा दें तो मॉस्किटो का जब ब्रीडिंग प्लेस या उसका जो रेस्टिंग प्लेस है वही नहीं होगा तो ये कैसे अपना नंबर इंक्रीज करेंगे। और कुछ हम केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं, एंडोसल्फान एरोसोल इन द कॉलोनी पीरियोडिकली। जो हमारा जो एरिया है, घर का जो एरिया है, आस पड़ोस का जो एरिया है, वहाँ पे हम इनका यूज़ कर सकते हैं इनकी पॉपुलेशन को कम करने के लिए। एरियल स्प्रे ऑफ पायरीथ्रम कार्बेरिल कार्बोफ्यूरन एरप्रोकार्ब मिक्सड विद मिनरल ऑयल आर स्टिल इफेक्टिव इन किलिंग एडल्ट। तो ये कुछ है एग्जांपल्स दिए हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं टू रिड्यूस द मॉस्किटो पॉपुलेशन। सिंथेटिक पायरेथ्रोइड आर क्वाइट इफेक्टिव, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है नया केमिकल अगर यूज़ करें अगेंस्ट मॉस्किटो, बट आर प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव। अगर कोई नया लेके आएंगे तो कोई नई चीज़ होगी वो एक्सपेंसिव होगी ना, क्योंकि अभी हमें उसके ज़्यादा कोई भी पुरानी चीज़ के कंपैरिजन में अगर नई चीज़ आती है तो वो एक्सपेंसिव होती है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। तो हमें क्या करना है, क्वाइट इफेक्टिव कौन है, सिंथेटिक पायरेथ्रोइड्स, इन सबको यूज़ हम कर सकते हैं। ज़िनोब्जिला च्योपिस, ये क्या है, फ्लीज है, स्मॉल विंगलेस, देख सकते हैं कैसा दिख रहा है, विंग्स इसके नहीं है, 2 से 3 मिलीमीटर लॉन्ग, हाईली स्क्लेरोटाइज्ड लेटरली कॉम्प्रेस्ड बॉडी है इसकी, रेडिश ब्राउन कलर, एंटीना शॉर्ट है, छोटे छोटे एंटीनाज है, ठीक है। पैक्टिनेट और क्लब्ड एंड कंसील्ड इन अ ग्रूव, माउथ पार्ट मॉडिफाइड है इसका पियर्सिंग करने के लिए। जब होल बनाएगा हमारी स्किन में तो थोड़ा सा इसका कैसा पार्ट है, मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड तरीके से हमारा ब्लड सक करता है। लेग्स इसकी अडेप्टेड है फॉर क्लिंगिंग, कहीं भी अगर इसको जाना मतलब मूवमेंट करनी पड़ती है इस तरह की तो इसकी थोड़ी मॉडिफाइड लेग्स हैं। कर्व्ड क्लोज है, जो क्लोज जो इस तरीके से बनाते हैं क्लोज वो इसके थोड़े कर्व्ड है। हिंड लेग्स, जो पीछे वाली लेग्स है वो लंबी होती है,
एज यू कैन सी पीछे वाली जो लेग्स है वो थोड़ी सी लॉन्गर है, मॉडिफाइड फॉर जंपिंग, ताकि आसानी से जंपिंग कर सके। द ओरिएंटल रेड फ्ली ज़िनोप्सिला च्यूप इज ऑल्सो नोन एज द ट्रॉपिकल रेड फ्ली भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ट्रॉपिकल रेड फ्ली इसको बोला जाता है। पैरासाइट है रोडेंट का, जितने भी रोडेंट्स होते हैं उनके लिए एक पैरासाइट की तरह काम करता है। प्राइमरली ऑफ द जीनस रेटस, जो रेट वगैरह होते हैं माइस, उनके ऊपर ये एज ए पैरासाइट रहता है। प्राइमरी वेक्टर फॉर ब्यूबोनिक प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग के लिए ये कॉमन वेक्टर है, एंड म्यूरिन टाइफस के लिए भी। उसकी और इम्पोर्टेंस क्या है? प्लीज ट्रांसमिट प्लेग that is caused by safety pin bacillus called Yersinia pestis or Pasteurella pestis. The disease is caused in man as well as rat and produces 3 type of symptoms in man. तो इंसानों को भी हो सकती है और माइस को भी हो सकती है। ट्रांसमिट करने वाला कौन है? ये फ्लीज है। ठीक है, प्लेग को ट्रांसमिट करता है। और प्लेग किस में होता है? या तो रैट में या फिर ह्यूमंस में, मेल्स में होता है। और caused by safety pins bacillus called Yersinia pestis। तो क्या क्या है इसके सिम्टम्स? ब्यूबोनिक प्लेग हो सकता है, बेसिलस इन्फेक्ट लिम्फेटिक सिस्टम हमारा, कॉजिंग स्वेलिंग हो जाएगी, पेन हो जाएगा लिम्फ ग्लैंड्स में, बट नो फीवर अगर, लेकिन कोई फीवर नहीं होगा। रैट ऑल्सो सफर फ्रॉम सिमिलर सिम्टम्स, रैट में भी सेम ही चीज़ होती है, जो उनका लिम्फेटिक सिस्टम है पूरा, लिम्फेटिक जो ग्लैंड्स हैं वो स्वेलअप हो जाएंगी। सेप्टिसेमिक प्लेग, इन्फेक्शन स्प्रेड टू द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, पूरे ब्लड में फैल जाएगा, फीवर होगा, हेडेक होगा और कमर में दर्द होगा, बैक पेन, सडन चिलीनेस, बहुत ज़्यादा ठंड लगना, ब्लड शूट आइज, बिल्कुल आइज का रेड हो जाना, रैपिड पल्स, हार्ट बीट बढ़ जाना, थिक स्पीचेस, हमारी जो आवाज़ है वो भारी हो जाना, एंड हाई फीवर, बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर होना। और भी इसके अदर सिम्टम्स भी हैं। इन द केस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, अगर लंबे टाइम तक ये डिजीज़ रहे तो स्प्लीन हमारा इनलार्ज हो जाएगा। ठीक है, स्प्लीन आई होप यू नो दैट बीन शेप्ड ऑर्गन होता है एक छोटा सा, ठीक है, स्टमक के थोड़ा सा पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, इसका साइज बढ़ जाएगा स्प्लीन। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, इफ अगर आपने सुना है कभी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का ग्रेवयार्ड होता है स्प्लीन हमारा, तो इसमें इसका साइज बढ़ जाएगा। बिकम्स ब्रिक रेड इन कलर, इसका कलर चेंज हो जाएगा, एंड लीवर इज ऑल्सो इनलार्ज, और लीवर का साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। कोमा भी हो सकता, कोमा में भी जा सकता है, डेथ भी हो सकती है हार्ट फेलियर की वजह से इन अबाउट अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर। निमोनिक प्लेग कौन सा होगा? इन दिस केस बेसिलस मल्टीप्लाइज इन द लंग्स, हमारे लंग्स में फैलता है ये, एंड प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी कौन सी कैविटी होती है? लंग्स के चारों तरफ एक जो मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है, यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड जिसको हम कहते हैं। हमारे जो लंग्स है उसके बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन है जो कवर करके रखती है लंग्स को, और उसके बीच में जो फ्लूइड है प्लूरल फ्लूइड, उसी को हम क्या कहते हैं? प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी में ही तो प्लूरल फ्लूइड होगा ना। कोजिंग निमोनिया लाइक सिम्टम्स, निमोनिया वाले सिम्टम्स उसमें पता लगता है कि निमोनिया हुआ है, कि जैसे निमोनिया में क्या होता है? नोजिया टाइप, ठीक है, हेडेक होना, फीवर जैसा फील होना, तो ये सब सिम्टम्स कॉमन है। येलोइश फ्लूइड फिल्स द लंग्स, हमारी जो लंग्स हैं उनमें येलोइश फ्लूइड भर जाएगा, और प्लूरल कैविटी में भी जो पूरा फ्लूइड है वो फिल हो जाएगा, येलो फ्लूइड फिल हो जाएगा। कोजिंग एक्सेसिव कफिंग, बहुत ज़्यादा कफिंग होगी, हैवी ब्रीदिंग, मतलब लंबी लंबी सांसें लेनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हमारे इस लंग्स वाले पार्ट में स्पेस ही नहीं बचेगा ना, तो किस कैसे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा, इसीलिए ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आनी शुरू हो जाएगी। इन्फेक्शन कैन स्प्रेड डायरेक्टली फ्रॉम मैन टू मैन थ्रू ड्रॉपलेट रिलीज ड्यूरिंग कफिंग, जब किसी को कफिंग होगी और कोई दूसरा इंसान भी कांटेक्ट में, तो उसको भी डिजीज लग सकती है। मोस्ट डेंजरस टाइप का प्लेग है ये, और
बहुत ज़्यादा फैलता भी है फास्टली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही, particularly in high population density area and brings about quick death, और जल्दी ही इसमें डेथ के भी चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज म्यूरिन टाइफस। ये क्या है? अनदर डिजीज ट्रांसमिटेड बाय ज़िनोक्सिला च्यूपिस। इट इज माइल्ड टाइफाइड फीवर caused by PPL रिकेट्सिया मुजेरी। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई इन द गट ऑफ फ्ली। ये भी फ्ली की गट में ही मल्टीप्लाई करेगा अपने आप को। तो ये जो डिजीज है, अनदर डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय ज़िनोक्सिला च्यूपिस, ये भी इसी की वजह से फैलती है और इसमें भी फीवर होता है। रिकेट्सिया मुजेरी ये क्या करता है, एक तरीके से बैक्टीरिया है, जैसे ये जो मॉस्किटो है इस बैक्टीरिया को एज ए वेक्टर की तरह इसको या इसको कैरी करके लेके जाता है वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म तक, इसको ट्रांसमिट करता है। और फ्ली जो है ये उसके गट में, उसकी जो गट है, इंटेस्टाइन है, या जो उसका माउथ से लेके एनस तक का जो पार्ट होता है उसको हम गट कहते हैं नॉर्मली, तो उस एरिया में ये मल्टीप्लाई करेगा। इज एक्सक्रीटेड थ्रू फीसिस, इसके फीसिस में एक्सक्रीट आउट होगा रिकेट्सिया मुजेरी। मैन गेट्स इन्फेक्टेड इधर बाय कॉन्टामिनेशन ऑफ वाउंड्स। कैसे कॉन्टामिनेट कैसे होगा? वाउंड्स, उसके जो वाउंड्स होते हैं, कहीं पे चोट लगी है और वहीं पे वो बैक्टीरिया आके अगर बैठ जाएगा तो धीरे धीरे बॉडी में अंदर भी चला जाएगा बाय द फ्ली फीसिस और बाय इनहेलेशन ऑफ डस्ट कंटेनिंग फीसिस। जैसे कि आपने नॉर्मली देखा होगा ना, जहाँ पे चोट लगी होती है ना उस एरिया पे जो मॉस्किटोज हैं वो ज़्यादा आके बैठते हैं, तो वाउंड एरिया पे ज़्यादा फ्ली आके बैठेगा तो वो बॉडी में जल्दी इन्फेक्शन कर जाएगा। और जब हम सांस लेते हैं तो इनहेलेशन के थ्रू भी बॉडी के अंदर ये जा सकता है। डस्ट कंटेनिंग जो फीसेस होता है उसके थ्रू भी हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। सम फ्लीज एक्ट एज इंटरमीडिएट होस्ट फॉर द टेप वॉर्म लाइक डिप्लीडियम कैनियम हाइमिनोलेपिस डीमिन्यूटा। ये कुछ फ्लीज हैं जो इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करती है, मतलब एक जो बीच का होता है ना, इस ऑर्गेनिज्म से इस ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करने वाला, इसने इससे लिया और फिर इसको ट्रांसफर किया, तो ये कौन है? इंटरमीडिएट। ठीक है, तो कुछ फ्लीज इंटरमीडिएट की तरह भी एक्ट करती हैं, इंटरमीडिएट होस्ट होती हैं कुछ टेप वॉर्म के लिए। ठीक है, तो ये वही सब है जो इंटरमीडिएट की तरह काम करती है। कंट्रोल कैसे करेंगे? रेड्स इज एन इफेक्टिव मेथड ऑफ कंट्रोलिंग फ्लीज। अभी हमें पता है कि इनका जो ये जो फ्लीज हैं ये रेट्स के ऊपर ज़्यादा सर्वाइव करती हैं, तो अगर रेट नहीं होंगे तो ये कैसे होंगे? रेट नहीं होंगे तो फ्लीज भी नहीं होंगे, तो हमें पहले रेट्स को रोकना है। ट्रैपिंग, बेडिंग एंड फ्यूमिगेशन कैन इरेडिकेट रेट्स। तो उनको क्या करना है? ट्रैप करना है। ठीक है, या फिर हम कोई फ्यूमिगेशन, कुछ केमिकल यूज़ कर सकते हैं उनको पकड़ने के लिए। साइनोगैस फ्यूमिगेशन kills not only rat but also stages of fleas in the rat burrows। तो ये एक तरीके से फ्यूमिगेशन स्प्रे हम करा सकते हैं जिससे ना तो रेट बल्कि उनकी बॉडी में जो स्टेजेस होंगी एजेंट, पॉजिटिव एजेंट की, वो भी किल हो जाएंगी। फ्यूमिगेशन शुड बी डन एवरी 2-3 मंथ, हर 2 से 3 महीने में फ्यूमिगेशन होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेट प्रूफ गोडाउन, रेट प्रूफ गोडाउन हमें बनवाने चाहिए जब भी हम घर में गोडाउन्स वगैरह बनाते हैं, कहीं बाहर जो कमर्शियल पर्पस के लिए बनाते हैं, तो हमें रेट प्रूफ गोडाउन यूज़ करना है। हैविंग मेटल डोर्स होने चाहिए, मेश्ड विंडोज़ होने चाहिए। ये भी इफेक्टिव मेथड है रेट्स को दूर रखने का ह्यूमन ड्वेलिंग से। डस्टिंग द हाउस फ्लोर गोडाउन्स एंड अदर प्लेसेस फ्रिक्वेंटली बाय रेट्स शुड बी डन। फ्रिक्वेंटली यूजिंग रेजिड्यूल इंसेक्टिसाइड हम यूज़ कर सकते हैं, BHC, एंडोसल्फन, डाइल्ड्रिन, एल्ड्रिन, ये सब यूज़ किए जा सकते हैं रेट को दूर रखने के लिए। ये किल कर सकते हैं फ्लीज की स्टेजेस को एज दे ब्रीड इन डस्ट एंड अबंडेंट कॉर्नर, क्योंकि रेट जो होता है, रेट की बॉडी पे अगर फ्लीज होंगे तो फ्लीज को दूर करने के लिए इन सबको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
और रैट अगर नहीं होगा, रैट नहीं होगा तो ये भी नहीं होंगे, फ्रीज भी होंगे, तो हमें रैट को भी दूर रखना है, रैट को की भी पॉपुलेशन को रिड्यूस करना है। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम प्लेग कैन बी ट्रीटेड विद स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन हम लगा सकते हैं अगर किसी को प्लेग है तो, ठीक है। और ओरल डोजेज हम उसको दे सकते हैं। एंटीबायोटिक कौन कौन होगी? टेट्रासाइक्लिन हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, दे सकते हैं टेट्रासाइक्लिन। सल्फाडाइजिन हम दे सकते हैं अगर कोई किसी को प्लेग है तो। क्लोरोएम्फेनिकोल उसको दी जा सकती है। डॉक्सीसाइक्लिन इसको दी जा सकती है। एजिथ्रोमाइसिन उसको दी जा सकती है। गिवन 2 और 3 टाइम्स इन अ डे, एक दिन में 2 से 3 बार ये जो एंटीबायोटिक्स है उसको दी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ इंसेक्ट्स हैं जो क्रॉप्स को हमारे इंसेक्ट करते हैं, और भी दूसरे कुछ इंसेक्ट्स हैं तो जो वेजिटेबल्स को करते हैं। इन सबको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी आएगी, ठीक है। अदरवाइज ये इनफ होगा आपके लिए, बट इसमें काफ़ी सारे पेस्ट दिए हुए हैं, तो एक बार इसकी भी एक शॉर्ट वीडियो देखते कितने टाइम की बनती है, तो इसकी भी एक वीडियो डाल ही देंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा। तो अगर DSSB की आप तैयारी कर रहे हैं तो इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू जो भी वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़ कि वीडियोज़ कैसी लग रही है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।